हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आई हूँ परचम पार्ट 3 के एक्सपीरियंस को आपको बताने, जिसमें दिगराज सर ने अपनी स्पीच दी। तो मज़ा आएगा देखने में। तो एक बार फिर से आप लोगों के बीच में, और अब मैं यहाँ इसलिए हूँ कि हम लोग बहुत सारी बातचीत कर पाए। तो आराम से बैठ जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि आराम से बैठ जाओ। आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। बैठ जाओ, मुझे थोड़ा जी भर के देख लेने दो। आप मुझे कैसे याद रखोगे बताओ? तो मेरे प्यारे बच्चे सभी को गुलू गुलू। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे ऐसे याद रखो कि जब आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब निर्णय लेने की बारी आए, देखो जीवन में निर्णय सबको लेना पड़ता है और कभी भी कोई निर्णय सही या गलत नहीं होता है। हम निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के बाद हमें मेहनत करना होती है और उसे सही सिद्ध करना होता है। तो जब आप निर्णय लेने की आपकी बारी आएगी ना, तो उस निर्णय लेने की बारी में हमेशा आप मुझे ऐसे याद रखो कि यार whenever I am confused कि डिसीजन कैसे लेना है, तब दिगराज सर की शायद 4 बातें आपको ध्यान आ जाए तो चीजें बहुत सरल हो जाती है। अब आप 10th से 11th में जाओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11th से 12th में जाएंगे, बहुत सारे 12th से अब ग्रेजुएट होने वाले, कोई ऐसे हैं जो अभी 12th में 12th से ग्रेजुएशन में जाने वाले, 12th पास होने वाले हैं, 12th के पेपर दे दिए। चलो, और छोटी क्लासेस में कहां तक आए बच्चे? बहुत छोटी क्लास से, वो एक भैया दिख रहा है 6th में हूं। अच्छा, 6th से पढ़ रहे हैं, तो छोटी क्लासेस के लिए सामने 4th क्लास 4th क्लास में भी है। तो जब मैं कहता हूं ना कि टू टीच इज टू टच अ लाइफ फॉरएवर, तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि हम कैसे आपके जीवन को शेप दे रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो है मैं आपको बताऊंगा, कुछ की टेक अवेज है। मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया, मैं बस दिल खोल के आपसे बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहली चीज है जो की टेक अवे है, वो ये है कि आपको ये चीज एक्सेप्ट करना होगी कि आपके जीवन में अगर कोई आपका निरपेक्ष रूप से भला सोचता है या फिर जो आपके लिए सोचता है, तो वो सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। कितने लोग पेरेंट्स के साथ आए हैं? ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे जो है पेरेंट्स के साथ आए। तो होता क्या है ना, जब हम 10th से आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे, तो हमारे बीच में जनरेशन गैप आता है। जनरेशन गैप क्या होता है उसकी एक सिंपल डेफिनेशन में बता रहा हूं आपको कि फैमिली ग्रुप पे रात में, मतलब रात खत्म हो जाती है, सुबह सुबह होती है, तो जनरेशन गैप का मैं क्लासिकल एग्जांपल देता हूं कि जनरेशन गैप ये होता है कि जब सुबह सुबह 6, 5, 5:30 के आसपास फैमिली ग्रुप में पापा का गुड मॉर्निंग आता है और आप किसी को गुड नाइट बोल के सो रहे होते हैं। तो बस ये ही जनरेशन गैप है कि हम लोग क्या है ना, हमें लगता है कि आज का समय बहुत बदल गया, पेरेंट्स को लगता है कि समय बदल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अच्छा तो यही होता है, बुरा तो यही होता है। और वो जो गैप डेवलप होता है ना, उस गैप में क्या होता है, उस गैप में शायद कहीं ना कहीं रिफ्ट बनते चली जाती है पेरेंट्स में, बच्चों में। तो तुम्हें लेकिन एक चीज ये समझना होगी कि पेरेंट्स कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। आप जैसे अगर किसी एक पिता के बारे में मैं आपको बताऊं, तो हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय है अंकित, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई और उनकी कहानी मैं आपके साथ साझा करता हूं। अंकित जो है, तो उन्हें लिखने का बहुत शौक है, लेकिन उन्होंने लिखना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे कहानी बताई कि उनके एक बार पिताजी की एक पुरानी डायरी उनके हाथ में लगी और उस पुरानी डायरी को उन्होंने जब देखा, खोल के पढ़ा, तो उन्हें ऐसा पता चला कि उनके पिताजी बहुत अच्छा लिखते थे। तो उन्होंने अपने अंकल वगैरह से पूछा कि पापा लिखते थे क्या पहले? तो जो अंकित के पिताजी थे, उनके दोस्तों ने बताया कि पापा, तुम्हारे पापा बहुत बढ़िया शायर थे, मतलब बहुत अच्छा लिखते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब जिम्मेदारियां महसूस होना शुरू हुई ना अंकित के पिताजी को, तो अंकित के पिताजी ने ये सोचा कि यार अपने पैशन के चक्कर में मैं अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस नहीं करवा सकता हूं। तो अंकित के पापा ने क्या करा ना, लिखना बंद कर दिया। पर कोइंसिडेंस देखो कि अंकित को भी लिखने का शौक था, और यहां पे क्या होता है ना, यहां पे अंकित के पापा ने अंकित को भी लिखने से मना बोल दिया। उन्होंने बोला कि यार तुम अपना ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, डिग्री लो मैनेजमेंट में, ही इज इन द मैनेजमेंट पार्ट। तो अंकित को भी उनके पिताजी ने लिखना बंद करवा दिया।
अब यहाँ पे ऊपर ऊपर से कैसा लगता है कि यार अंकित के पापा जो है तो वो अंकित के पैशन के अगेंस्ट में है, वो नहीं चाहते हैं कि अंकित भी राइटर बने। लेकिन यहाँ पे अंकित के पिताजी 1% भी अंकित के सपनों के अगेंस्ट में नहीं है। कहानी क्या है कि अंकित के पिताजी को बस ये डर था कि जिस तरह से वो अपने पैशन को फुलफिल करके अपनी फैमिली का पेट नहीं पाल सकते थे, तो कहीं उनका बेटा भी उस तरह से उस भंवर में ना फंस जाए। एक पिता की चिंता सिर्फ इतनी होती है कि उनका बेटा नाकामयाब ना रह जाए या फिर उनकी बेटी नाकामयाब ना रह जाए, और उस चिंता में ही वो आपके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्शन के बैरियर्स खड़े करेंगे जो हमें ओवर प्रोटेक्शन जैसे लगते हैं। बट रिमेंबर मी, जब आप ये प्रूव करोगे ना कि नहीं पापा नहीं मम्मी मैं अपने लिए कर लूंगा या कर लूंगी, तब उनको इसके अलावा और कोई चिंता नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो गैप आता है वो गैप सिर्फ कन्वर्सेशन के गैप से आता है। वो जनरेशनल गैप हम बोलते हैं। हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे दोस्तों से ऑनलाइन कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत सरल तरीके से ऑनलाइन कनेक्ट कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और भी 17 प्रकार के सोशल मीडिया ऐप्स हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हम उस घर में बैठ के शायद 15 फीट 20 फीट में जो आपके माता पिता बैठे हैं, आप दोनों अपना अपना फोन चला रहे होते हैं, लेकिन आप दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो आज जब यहाँ से घर जाओगे ना तो इस चीज को एक बार एड्रेस करना कि वो कन्वर्सेशन गैप क्यों है, और वो कन्वर्सेशन गैप अगर खत्म हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या आती है ना कि हमें लगता है कि लाइफ हैपनिंग क्या होती है जो सोशल मीडिया पे दिखती है। आपको लगेगा किसी के पेरेंट्स बहुत कूल है, बच्चों को समझ रहे हैं, उनसे उस तरह से बातचीत कर रहे हैं, उनको अपनी लिबर्टी देके रखी। आपको ये लगेगा कि किसी की लाइफ कितनी अच्छी है, देखो वो कैसे एंजॉय कर रहा है, और वो हम किस बेसिस पर जज कर लेते हैं, जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं। बट द फैक्ट इज कि सोशल मीडिया सिर्फ वही दिखाता है जो लोग दिखाना चाहते हैं। उसके बाहर भी एक दुनिया है, उसके बाहर भी एक डेप्थ है। और ये जो कूल बनने वाला माइंडसेट है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वी ऑल आर गोइंग टू बी कूल वंस वी आर डेड। मर जाने के बाद में हर व्यक्ति का शरीर जो है ठंडा ही पड़ जाता है। लाइफ लाइफ इन दी वार्मथ, रिश्तों की वार्मथ में लाइफ जिंदा रहती है, वार्मथ लोगों को अंडरस्टैंडिंग में जिंदा रहती है। तो कूल इज नॉट समथिंग दैट शुड बी एप्रिशिएटेड। वार्मथ एक ऐसी चीज है जिसे आपको अप्रिशिएट करना होगा। तो यहां से अगर कुछ आप लेके जाओगे तो यहां से अगर आप कुछ लेके जाओगे तो वो वार्मथ लेके जाना कि कैसे रिश्तों में वार्मथ रखी जा सकती है, अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने टीचर्स के साथ। डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है। अब फिर ये ना कि आप उस स्टेज में भी हो जहां आपकी पर्सनालिटी इवॉल्व हो रही है। कैसे इवॉल्व हो रही है कि आप जो है तो शायद 11-12 के बाद में आपकी रैंक आएगी, क्यों नहीं आएगी, आपकी रैंक्स आएंगी, आपको जीवन में बड़े मुकाम मिलेंगे। तब एक चीज ध्यान रखना कि आप बड़े तब कहलाओगे जब आप अपने से छोटों को छोटा फील नहीं होने दोगे। एक बड़ी मजेदार कहानी सुना दो। कहानी कितने लोगों को सुनना है? तुम्हारी क्लास की क्या? मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन आपके बच्चे आपको बेहतर बता पाएंगे कि हमारी क्लासेस जो होती है तो क्लासेस कहानियों का एक पैक होती है। एंड आई एम द फर्म बिलीवर ऑफ दिस कि ये जो कहानी सुनाने वाला सिलसिला है ना, मुझे मेरी दादी नानी ने बहुत कहानियां सुनाई है, लेकिन वो कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती है, वो कहानियां जीवन का सार होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी सुनाना बंद नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जीवन भर कहानियां सुनाऊंगा और कहानियां सुनना चाहूंगा, और तुमसे भी उम्मीद रखूंगा कि कहानियां सुनो और कहानियां सुनाओ, क्योंकि इन कहानियों में जीवन होता है। तो कहानी ऐसी है कि एक बार सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नंबर्स जो है तो नंबर्स एक लाइन में खड़े थे, और वो पास होता है ना, तो उसमें एक आदमी इसको मारता है, तो दूसरा व्यक्ति उसको मारता है, तीसरा व्यक्ति उसको मारता है, तो ऐसी चेन चालू होती है। तो नंबर 9 जो रहता है ना, नंबर 9 8 को जोर से चाटा मारता है, फिर नंबर 8 जो है 7 को चाटा मारता है, नंबर 7 6 को मारता है, और इस तरह से वो चेन चलना शुरू होती है। और नंबर 2 जो है तो नंबर 2 जो है वो क्या बोलते हैं कि नंबर 2 जो है 1 को चाटा मारने ही वाला था, तो जब वो नंबर 2 1 को चाटा मारता तो उसके बाद में 0 ऑटोमेटिकली डर रहा था। क्यों? क्योंकि पता था कि 1 के बाद में किसको पढ़ना है, 0 को पढ़ना है। लेकिन 1 ने ना 0 को, मतलब जैसे ही 1 को चाटा पड़ा तो 1 ने 0 को मारा नहीं। 1 क्या है ना, 0 के बाजू में जाके बैठ गया। अब जब 1 0 के बाजू में जाके बैठ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10 बन गया।
तो अब बारी किसकी थी? यही हम गलत हो जाते हैं। जब 0 1 के साथ मिलके बड़ा बनेगा और वो भी फिर अपने से छोटों को परेशान करेगा, तो ये तो एक साइकिल बन जाएगा। गांधी जी ने क्या कहा है कि आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी ना। तो 1 0 के बाजू में बैठता है और वो 10 बनता है, और 10 बन के ये इंश्योर करता है कि जब वो 1 0 के बाजू में बैठे तो 0 कभी छोटा महसूस ना करे। तो आपको भी अपने जीवन में यही इंश्योर करना है कि जब आप सशक्त बनो, जब आप संबल बनो, जब आप सक्षम बनो, तो अपने से छोटों के बाजू में ऐसे बैठना कि आप उन्हें कभी छोटा महसूस ना कर पाओ। ध्यान रहेगा? अब इसके अलावा क्या है, लाइफ में जब आगे बढ़ोगे, मैंने तुम्हें सक्षम तो पहले ही बनवा दिया, लेकिन सक्षम बनने के लिए संघर्ष जरूरी है। स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ। अगर आप बिना स्ट्रगल के सक्सेस पा भी लोगे तो वो स्ट्रगल बहुत खोखली लगेगी। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी कहानी है नदी की और पुल की। आपको क्या लगता है नदी कैसे पार होती है? नदी कैसे पार होती है? नाव से? चलो नाव नहीं है मान लो, तो नदी कैसे पार करोगे? तैर के। तैराक मान लो तुम्हें तैरते नहीं आता है, पुल भी तो बताया मैंने कहानी में, पुल से, है ना, पुल से पार करेंगे। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं कि नदी कभी भी पुल से पार नहीं होती है। पुल जो होते हैं ना, तो पुल एक शॉर्टकट है, जो पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, तो हमेशा शॉर्टकट्स होते हैं। नदी बिना धसे पार नहीं होती है। तो जब जब आपको लाइफ में ऐसा लगेगा ना कि संघर्ष आ रहा है, चीजें कठिन हो रही है, तो उस संघर्ष को एम्ब्रेस करना, उसे चेरिश करना। क्यों? क्योंकि अगर आप बिना संघर्ष के पहुंच भी गए ना उस पार, तो आपको ये एहसास होगा कि आपके पास सुनाने के लिए कहानियां नहीं है, आपके पास में साझा करने के लिए अनुभव नहीं है। तो संघर्ष को अपनी सक्सेस का हीरा मानना, सिर पर लगा के रखना, एप्रिशिएट करना, उसे चेरिश करना कि आज आप जो हो और कल आप जो बनोगे। तो उस प्रोसेस में स्ट्रगल होना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट से अगर पहुंच भी जाओगे तो शायद आपके पास में स्टोरीज भी रहेगी सुनाने के लिए। तो मैंने रैंडम 3-4 चीजें बताई है। पेरेंट्स के साथ में कम्युनिकेट करना, हमेशा अपने से छोटे लोगों को ये फील करवाना कि वो छोटे नहीं है, स्ट्रगल्स को एप्रिशिएट करना। अब इस पूरी प्रोसेस में क्या मिलेगा? बहुत सारा फेलियर मिलेगा। फेलियर्स जो है, तो हमें क्या लगता है ना कि फेलियर जो है तो वो फेलियर्स है, मतलब हार है तो खत्म हो गया। लेकिन यहां पे एक बहुत थिन लाइन है कि जब हम हार नहीं मानते हैं तो वो भी अपने आप में एक जीत होती है। इस चीज को फिर से समझना कि जो तुम अब तक हार नहीं माने हो, ये भी अपने आप में एक जीत है। तो हो सकता है किसी का 10th का पेपर बिगड़ा हो सकता है शायद 11th में आप जो स्ट्रीम चाहो वो ना मिले, हो सकता है 12th के बाद में आप जो कॉलेज चाह रहे हो वो ना मिले। लेकिन तुम बस गिव अप मत करना, क्योंकि जीत जाना और हार जाने में एक बहुत थिन लाइन है, वो है प्रयास करते रहना। तो वो प्रयास कंटिन्यूअसली करते रहना, उस प्रयास में कभी गिव अप मत करना। फिर एक पॉइंट ये भी आता है कि हम सर अभी छोटे हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कि सही और गलत में कैसे डिफरेंशिएट करें, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, हम जो निर्णय लेंगे वो सही होगा गलत होगा, हमें तो पता ही नहीं चल पाएगा। तो मैं तुम्हें एक थंब रूल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक थंब रूल दे रहा हूँ जो तुम्हें यहाँ से लेके जाना है आज। और वो थंब रूल क्या है पता है? वो थंब रूल ये है कि जब भी आपके मन में कोई संशय आए कि ये चीज सही है या गलत है, तो ये मैं कैसे डिसाइड करूँ। ठीक है, सारे लोग इस चीज को ध्यान रखना, आखिरी तक ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें इस प्रकार का कंफ्यूजन होगा कि जीवन में कोई निर्णय लेना है, वो निर्णय सही होगा गलत होगा, वो कैसे तय होगा, तो मैं तुम्हें एक थंब रूल बता रहा हूं कि वो निर्णय लेने से पहले, जैसे तुम्हें आज एक मूवी देखने जाना है और मूवी देखने तुम्हें जाना है, घर में बिना बताए जाना है, तुम्हें तुरंत डिसीजन लेना है। तो तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि वो चीज तुम अपने घर पे बता सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे ये मूवी देखने जाना है, तो वो निर्णय सही है। और अगर आपको 1 मिनट के लिए संशय हो रहा है ना कि आप जो काम करना चाह रहे हो आप आपके माँ बाप के सामने बोल नहीं सकते हो कि मुझे ये काम करना है, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है किसी को, देखो अभी आप स्टेज में आओगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि यार सारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी कर रहे हैं, तो क्या वो सही है गलत है? तो अगर आपको लगता है कि आप आपके माता पिता को
बोल सकते हो, आपके माता पिता अगर उसमें ना बोलेंगे तो आप ना मानोगे, हाँ बोलोगे तो हाँ मानोगे। तो जब वो कॉन्फिडेंस है कि ये चीज मैं अपने घर में डिस्कस कर सकता हूँ, तो वो चीज सही है। और जब आपको खुद से जवाब मिल जाएगा ना कि यार ये करूंगा लेकिन मैं घर पे नहीं बता पाऊंगा या बता पाऊंगी, तो वो चीज वहां गलत हो जाएगी। सही गलत तय करने का सिंपल थंब रूल है, जो आप बोल के कर सकते हो वो सही, जो आप बोल के नहीं कर सकते, जो चोरी से कर रहे हो तो वो चोरी आपको तो पता रहेगी ना, तो वो गलत है, सिंपल। और यहाँ पे एक चीज और है ना, आपको लग रहा होगा मैं पेरेंट्स से एप्रिशिएशन क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जैसे जो दुनिया है ना, ये दुनिया शायद आपको 5 साल से जान रही होगी, आपको कोई दोस्त होगा जो आपको बचपन से जान रहा होगा, आपके रिश्तेदार होंगे वो शायद जब आप पैदा हुए उस दिन से आपको जान रहे होंगे। लेकिन जितने भी समय से दुनिया आपको जान रही होगी, उससे 9 महीने पहले से आपकी माँ आपको जानती है। जब आप पेट में थे ना, लाते मारते थे, तो उन्हें वो भी फील होता था, वो माँ है, वो सब जानती है, वो आपके दिल की पहली धड़कन तक पहचानती है। आपने उन्हीं के पेट में तो धड़कन ली थी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ट्रस्ट डेवलप करो, और ट्रस्ट तब डेवलप होगा जब आप कम्युनिकेशन करोगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। एट द एंड ये सब करने के बाद में मुझे क्या चाहिए तुमसे? मुझे क्या चाहिए तुमसे? मुझे एक चीज चाहिए आपसे गुरु दक्षिणा के फॉर्म में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हमारा डन है ना, लेकिन उसके अलावा मुझे एक चीज चाहिए कि एक शिक्षक का काम है ना, वृक्ष की तरह होता है। मुझे लगा कि शायद मैंने वो फेज जी या 14-15 साल के मैं उस उम्र से आगे निकल के आ गया हूँ, तो मैं एक वृक्ष बन गया हूँ। मैंने फल भी लगा लिए बहुत सारे। आप लोग फल हो, जिस दिन आप गिरोगे ना फल के रूप में नीचे, तो ये तय है कि आपके अंदर भी एक बीज मैंने लगाया है। तो उस बीज को एक ऐसा पेड़ बनाना है जो अच्छी दुनिया बना पाए। पर्पसफुल होना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपको अंधेरा दिखेगा तो ये ध्यान रखना कि उसमें भी शायद कोई पर्पस होगा, और लाइफ में अच्छा इंसान बनना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इतना दे दोगे तो मेरा टीचर होना अपने आप में क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। डन है? Yes. चलो अभी नेक्स्ट में प्रशांत भैया भी आएंगे और सारे लोग आएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ लाइन है जो मैं आप लोगों के साथ दोहराना चाहता हूँ। फ्लैश लाइट ऑन कर लो, फ्लैश लाइट ऑन कर लो, कैमरा हटा। फ्लैश लाइट ऑन कर लो सारे बच्चे। आप वीडियो बनाना। मैं कुछ लाइन बोलूंगा, आपको मेरे साथ वो लाइन दोहराना है, अपना फ्लैश लाइट ऑन कर लो। ओके। लव यू ऑल, लव यू ऑल। लव यू भैया, लव यू। आई होप आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे, और वो चीजें आपकी लाइफ में हमेशा आपको ध्यान रहेगी। तो आपको मेरे साथ दोहराना है, सूरज जैसा जलना है तो, सूरज जैसा जलना है तो, सूरज जैसा तपना होगा, सूरज जैसा तपना होगा, और नदियों जैसा बहना है तो, नदियों जैसा बहना है तो, पर्वत छोड़ निकलना होगा। पर्वत छोड़ निकलना होगा। कंफर्ट जोन में कभी कुछ चीज नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। जब आप सपने बड़े देखोगे तो आपको उन सपनों के लिए अपना कंफर्ट छोड़ना ही पड़ेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। भारत माँ के बेटे हैं तो, भारत माँ के बेटे हैं तो, क्यों सोचे कि राह सरल होगी, क्यों सोचे कि राह सरल होगी। मैंने जैसे आपको बताया कि स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ। आप ये कभी मत सोचना कि चीजें आसानी से मिल जाएगी। आप एप्रिशिएट करना कि अगर आपके लाइफ में संघर्ष आ रहा है तो उसे चेरिश करना कि आपको वो मौका मिला, क्योंकि हीरा दबाव में ही तो बनता है ना। तो भारत माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा लेकिन, 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 हर संघर्ष सफल होगा, हर संघर्ष सफल होगा, हर संकट का हल निकलेगा। हर संकट का हल निकलेगा। एक बार जोर से, हर संकट का हल निकलेगा, हर संकट का हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। भारत माता की जय। मातरम। थैंक यू फॉर वंडरफुल लिसनर्स। आई लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत इमोशनल है, क्योंकि मैं अपने हर बच्चे को देख पा रहा हूँ अपनी नजरों के सामने। Of course, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
एवरीबॉडी जोरदार तालियां बजाएं। सक्सेसफुल इंसान बनना है। लव यू और बाय बाय। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच दिगराज सर। आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअल बड़े क्यूरियस हैं उनसे मिलने के लिए, जो क्यूरियोसिटी को भी फॉर्मूला से सॉल्व करने तैयार हैं? अच्छा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? किसकी? ओके, तो चलो एक काम करते हैं, प्रशांत भैया के लिए भी हम वैसे ही करेंगे। ऑल ऑफ यू प्लीज टर्न द फ्लैशलाइट्स ऑन एंड नोबडी विल सिट, एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप, ऑल ऑफ यू। उनको भी बुलाएंगे तो उतने ही जोश के साथ, वैसे भी वो जोश मीटर तो जरूर चेक कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड अप एंड विद डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना वाला जोश और सभी के फोन की फ्लैशलाइट्स ऑन, ऑल ऑफ यू प्लीज। ये तो फ्रंट में खड़े थे फ्लैशलाइट बैठा ऑन कर लिया तो दिख भी जाता है कि कौन है। जल्दी ऑल ऑफ यू मैम, आपको नहीं करना फ्लैशलाइट ऑन? आपको ऊपर बुलाऊं स्टेज पर? नहीं? ओके ठीक है। बोलेंगे जिनको बुलाना है हमको एक बार तो पूछो, हम हाँ बोल देंगे। लास्ट ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं वापस आपने वो कर दिया। हाँ जी, आप तो गए स्टेज पर, केक खिला तो दिया, और क्या चाहिए आपको? अरे पूरा वीडियो ले लिया आपने। ठीक है, चलो ऑल ऑफ यू फ्लैशलाइट्स ऑन, ब्रदर एवरीबॉडी, फोन्स बाहर सामने। ओके एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, जैसे कि हम सभी जानते हैं जोश मीटर एकदम हाई होना चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी, किसने